खम्मा घड़ी। मैं हूँ राधिका सोमानी और आज के वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कब शुरू हुआ था और किस तरह से इसमें इवोल्यूशन होते हुए 1950 में हमें संपूर्ण संविधान मिला था। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान होता क्या है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम। तो ये हम कह सकते हैं कि वह कानून या वह नियम जो सबके लिए बराबर है वह संविधान कहलाता है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें उस देश के नागरिकों के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हो जाता है। इसमें सबसे पहले आया था 1600 ईस्वी का चार्टर। अब ये चार्टर था क्या? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे 15 वर्षों तक पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में थे गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अदर मेंबर्स भी थे और इसको गवर्नर और उसकी काउंसिल के नाम से जाना गया। बाद में इसी का नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से भी इसे जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर और लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए और उन्होंने सबसे पहले अपना व्यापार सूरत से शुरू किया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए सूरत आई, क्योंकि सूरत उस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, तो जब वह सूरत आई तो वहाँ पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करना पड़ा वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तब ब्रिटेन के सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रॉ को सूरत भेजा वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए। सर टॉमस रॉ के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री लगाने में सफल हुई थी। वहाँ का जो मुख्याधिकारी था वह गवर्नर कहलाता था और उस फैक्ट्री का, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन काम वहाँ आयात निर्यात करने का था और यह फैक्ट्री सर्वप्रथम 1618 ईस्वी में लगाई गई थी। अब सूरत की इस फैक्ट्री में ब्रिटेन के मजदूर भी काम करते थे और भारत के मजदूर भी। तब वहाँ पर एंग्लो इंडियन बस्तियाँ बसाई गई और उन बस्तियों के लिए विधि संहिताएं बनाई गई। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन संहिताओं के विकास की नींव 1600 ईस्वी के चार्टर से शुरू हुई थी। 1600 ईस्वी के चार्टर के बाद आता है 1726 का राजलेख या चार्टर। इस चार्टर के तहत फौजदारी के मामलों को निपटाने के लिए ग्रांड जूरी और सामान्य जूरी की व्यवस्था की गई। 1726 के राजलेख के द्वारा ही कोलकाता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। पहले यह शक्ति ब्रिटेन स्थित निदेशक मंडल के पास थी। अब इस चार्टर के तहत दो जूरी बनाई गई, सामान्य जूरी और ग्रैंड जूरी। सामान्य जूरी का काम था न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर किसी मामले से अवगत कराना, वहीं ग्रैंड जूरी का काम था अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। और ग्रैंड जूरी में 23 सदस्य होते थे। हुआ क्या था? 1726 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार कर लिया था और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में इन्होंने बहुत सारी एंग्लो बस्तियां बसा ली थी, जिनको कि ये लोग प्रेसिडेंसी के नाम से बुलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यायालय के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों
में अपने खुद के अलग प्रकार के न्यायालय स्थापित कर दिए ताकि वो यहाँ की न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसियों में विकास, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से असमानता होने की वजह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सुचारू रूप से अपनी न्याय व्यवस्था नहीं चला पाई। लेकिन अपने व्यापार को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए उन्हें एक समरूपी न्याय व्यवस्था की जरूरत थी, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज प्रथम ने तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में एक सुदृढ़ समरूपी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए 24 सितंबर 1726 को एक चार्टर पेश किया कि सन 1726 के न्यायिक चार्टर के नाम से जाना गया। अभी तक हमने 1600 ईस्वी का राजलेख और 1726 के राजलेख के बारे में पढ़ा। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए हमारे देश में आई थी, उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया और 1772 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की प्रशासनिक सत्ता प्राप्त कर ली और इसी तरह व्यापार के साथ साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और न्याय के ऊपर भी प्रभुत्व होने लगा। अब भारत में कंपनी के इस तरह के विस्तार से ब्रिटिश सरकार को चिंता होने लगी। तब उन्होंने ऋण देने से पहले कंपनी के क्रियाकलापों को कंट्रोल करने के लिए 2 समितियां बनाई। वे 2 समितियां थी प्रवर समिति और गुप्त समिति। और इन दोनों समितियों का काम था कि कंपनी अगर कुछ भी गलत काम कर रही है, उनका अगर कुप्रशासन चल रहा है, तो वो उसकी रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश सरकार को भेज देती थी। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी। तो हम यह कह सकते हैं कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रदेशों की शासन व्यवस्था में सुधार करना था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध और उसकी देखरेख कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे। रेगुलेटिंग अधिनियम की धारा 1 से लेकर 6 के द्वारा इन दोनों संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही संचालक मंडल पर संसदीय नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट की व्यवस्था की गई। अब इस कोर्ट के निर्णयों के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करना चाहता है तो या तो वो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी एंड काउंसिल में अपील कर सकता है या फिर वो इंग्लैंड की किंग इन काउंसिल में अपील कर सकता है। तो बेसिकली मेयर कोर्ट का कार्यपालिका पर कोई अधिकार नहीं था और इसी वजह से 1773 के एक्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और न्यायाधीश के पद पर सिर्फ वही लोग नियुक्त किए जा सकते थे जिन्होंने इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में 5 साल तक बैरिस्टर के रूप में काम किया हो। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट करते थे और प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को रिट जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में जजों की नियुक्ति बाहर के देश से हो रही है और जजमेंट सुनाया जा रहा है हमारे देश भारत में। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। यह भी नहीं पता था कि जो निर्णय सुनाए जाएंगे वो किस विधि से सुनाए जाएंगे, भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार या उन लोगों के एंग्लो तरीके से।
और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो निर्णय सुनाए जाते थे वो एंग्लो तरीके से ही सुनाए जाते थे। तो ये निर्णय भारत में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते थे। इस तरह सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे दोष पाए गए और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बीच में संघर्ष और तनाव की स्थिति बन गई। इसी स्थिति से निपटने के लिए सन 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आज जो मैंने आपको 1600 ईस्वी का चार्टर, 1726 का चार्टर और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को थॉरोली अच्छे से देख लीजिए। जितने भी मैंने आपको वन लाइनर्स दिए हैं सब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये तीनों टॉपिक्स आपके क्लियर हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के चार्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।